हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारा लास्ट टॉपिक जो था, टॉपिक नंबर 5 या कहें आप चैप्टर नंबर 5 जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 6। ठीक है, टॉपिक 6 बोल दो, चैप्टर 6 बोल दो। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये जो भी अपन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारा अभी तक जो मैंने वीडियो डाली है आपके, तो उसमें मैंने DSSB, ठीक है, DSSB के सिलेबस के उससे चल रहे थे हम। ठीक है ना, DSSB एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से। लेकिन अभी हमारे आपके जैसे आपको पता ही होगा कि EMRS TGT मैथमेटिक्स, ठीक है, EMRS TGT मैथमेटिक्स का और DSSB का जो सिलेबस है वो दोनों का लगभग लगभग क्या बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिलेबस है ना। सब्जेक्ट का तो TGT के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने जो है आपको DSSB का फर्स्ट वीडियो जो बताया है ना सिलेबस का, आप चाहो तो उसका एक काम करना, सिलेबस डाउनलोड करना। ठीक है, उसके अलावा आप EMRS TGT मैथमेटिक्स का आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है EMRS.tribal.emrs.gov.in। ठीक है, आप सर्च कर लेना EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, वहाँ से आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना TGT मैथमेटिक्स का। ठीक है, उस ऑफिशियल सिलेबस को अगर आप इससे मिलाओगे ना जो मैंने बताया था, तो आपको लगेगा कि मतलब लगेगा क्या बिल्कुल है। तो ये क्या है, एग्जैक्ट सेम ही सिलेबस है। ठीक है, बस ऐसा हो सकता है कि कोई यूनिट या चैप्टर पहले कौन सा दे रखा है, बाद में कौन सा दे रखा है, सीक्वेंस चेंज हो सकती है, बाकी पर मैटर जो है दोनों में बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जो अभी तक अपन ने पढ़ा है वही आपके EMRS के TGT मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी है। तो मैंने वीडियो का थोड़ा सा जो भी हम सीरीज चला रखी थी प्लेलिस्ट, उसका मैंने रीनेम थोड़ा सा चेंज किया है। वहाँ पे मैंने EMRS 2023/DSSB एग्ज़ाम TGT मैथमेटिक्स, इस नाम से ये आपके अब वीडियोस रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारा टॉपिक नंबर 6 जो कि है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है आपका, ये होगा AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका इसका जनरल फॉर्म, जहाँ पर A नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर A 0 के इक्वल हो गया तो ये X² वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा, एक घातीय बहुपद हो जाएगा। और A, B, C बिलोंग्स टू R, A B C तीनों क्या हैं, आपके रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं। उसके बाद देख रहे हैं हम अगला पॉइंट, द्विघात समीकरण के मूल यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें देखें तो चर राशि के वे मान जो समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, समीकरण के क्या कहलाएंगे, आपके मूल कहलाएंगे। जैसे कि अपन ने ये इक्वेशन लिखी है, यानी कि A, B और C के मैं ऐसे मान रखूंगा कि इधर लेफ्ट साइड में क्या बन जाए, 0, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इक्वल टू 0, ये इक्वलिटी का साइन है। तो समीकरण को जो मान ABC के संतुष्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी ABC तो आपका कांस्टेंट है, चर राशि यानी कि x के मान, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, ये AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके A, B, C तीनों क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं, और चर राशि आपका X² और x होती है। तो x के वे मान जो इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, यानी कि 0 इक्वल टू 0 बन जाए, वो मान क्या कहलाएंगे, इस समीकरण के मूल कहलाएंगे। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का हल निम्न विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। जो जो विधियाँ ये बता रहे हैं वो देख लेते हैं। तो इसी क्रम में हमारा सबसे पहला मेथड है गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम गुणनखंड या द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालेंगे, देखना। यदि दी हुई समीकरण है हमारी AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 के गुणनखंड इस प्रकार हैं कि, अब दो घात की समीकरण है तो दो गुणनखंड बनेंगे रेखिक वाले,
ठीक है, तो कि किस प्रकार बनेंगे, डी एक्स प्लस ई इंटू एफ एक्स प्लस जी, है ना। तो ये मैंने दी दो रेखीय गुणनखंड बना लिए जहाँ पर डी जीरो नहीं होना चाहिए और एफ भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी और एफ जीरो हुए तो ये अचर पद हो जाएंगे, अचर पद होते फिर ये दी घात नहीं रहेगी। तब डी एक्स प्लस ई प्लस इंटू एफ एक्स प्लस जी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो के बराबर। तो मैंने क्या किया कि इसको भी जीरो के बराबर रख दिया, इसको भी जीरो के बराबर रख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाली टर्म जो थी डी एक्स इज इक्वल टू तो आ जाएगा आपका माइनस ई के बराबर, और एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके माइनस ई बाई डी, ठीक है, और यहाँ से एक और x की वैल्यू आएगी आपके g बाई एफ। तो अतः x इज इक्वल टू तो क्या आया, एक तो माइनस ई बाई डी और एक क्या आया माइनस जी बाई एफ। ये क्या है आपके समीकरण के मूल हैं। तो अगर हम टोटली कुल मिला के बात करें तो हमने किया क्या कि जैसे हमारी दीर्घ समीकरण थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या किया मैंने, दो रेखिक पदों के गुणनखंड के रूप में लिख लिया, और यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल ली बराबर में जीरो करके, ठीक है। तो वो जो दोनों मैंने x की वैल्यू निकाली वो समीकरण के क्या होंगे, मूल। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि द्विघात की समीकरण यानी कि दो घात की समीकरण है, कितने घात की, घात दो की समीकरण है। तो इसके मैक्सिमम कितने मूल हो सकते हैं, दो मूल या दो हल हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है। उसके बाद हम चलें तो इसने दिया है कि एग्जाम्पल नंबर 1, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है इसने, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चाहो तो आप मूल निकाले बिना डायरेक्ट भी इसमें सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो कि जैसे 3,5 यानी कि 3 रखो x के स्थान पर, क्या ये लेफ्ट साइड जीरो बन रही है, अगर बन रही है तो 3 क्या हो जाएगा, इसका एक रूट या मूल हो जाएगा। पर देखो इसने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो था, तो ये कर लिया मैंने इसके गुणनखंड। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा वापस से माइनस सेवन एक्स, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 12 एक्स स्क्वायर, ये 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा आपका 12 एक्स स्क्वायर, तो इसी को मैंने माइनस 3x और माइनस 4x में तोड़ा है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद x कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 और x माइनस 4। ये वाला जो मेथड था मेरा गुणनखंड वाला, ये मैंने दो रेखिक गुणनखंड x माइनस 3 और x माइनस 4 निकाल लिया। फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 3,4 क्या है आपके समीकरण के मूल हो जाएंगे, यानी कि दो मूल हो जाएंगे समीकरण के। पूर्ण वर्ग बनाकर बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आप पूर्ण वर्ग बनाकर भी द्विघात समीकरण के जो है मूल निकाल सकते हो, ठीक है। वो कैसे निकालने हैं, देखो पूर्ण वर्ग बनाने की जो ये विधि है ना, यह आपके काफ़ी कैलकुलस में काम आती है, ठीक है। कैलकुलस में काम आती है, किसी भी दो घात की समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं, ये आपके इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। तो कैलकुलस में सभी आ गया आपका, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और भी जैसे एलजेब्रा हो गई, उधर से आपकी ज्योमेट्री हो गई, जहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का क्या करेंगे प्रयोग। सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले द्विघात समीकरण को मानक द्विघात समीकरण अर्थात यानी कि जो आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको इक्वेशन को लाना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस फॉर्म की आपकी इक्वेशन होनी चाहिए। यदि मानक रूप में नहीं दी गई हो, यानी कि इस फॉर्म में ना हो, तो पहले आपको इस फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए, यानी कि जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ए है, अगर 1 ना हो तो पूर्ण समीकरण में ए से भाग देकर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं तथा निम्न समीकरण प्राप्त करते हैं। यानी कि आपका जो ये आगे वाला एक्स स्क्वायर है ना, इसका गुणांक क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। अगर नहीं है, जैसे ए है आगे, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, या एक्स वाई नहीं सॉरी एक्स तो नहीं हो सकता, P1 P2 P3 जो भी अगर अचर है आपका, अगर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में है तो उसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे दो, भाग दे दो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बना दिया, ए का भाग लगाया कर।
फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है कि सी बाई ए को दाएं पक्ष की ओर प्रतिस्थापित कर दो। जो ये आपका अचर पद आ रहा है ना, इसको राइट साइड में भेज दो, और जो एक्स के गुणांक का आधा है उसका वर्ग करो और दोनों तरफ जोड़ दो। अब इसका एक्स का गुणांक क्या है, बी बाई ए, जिसका आधा क्या हो जाएगा, बी बाई 2a। तो बी बाई 2a का स्क्वायर दोनों साइड जुड़ जाएगा ये आपके इक्वल के, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये देखो लेफ्ट साइड में बी बाई 2a का होल स्क्वायर और राइट साइड में बी बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया, और माइनस सी बाई ए एज इट इज़, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी बाई ए और ये एक्स, ठीक। और इसको भी मैंने बी बाई 2a की फॉर्म में लिख दिया, बी बाई 2a और आगे 2। क्यों लिखा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूले वाला 2 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर स्टेप नंबर 4 क्या है, बाएं पक्ष के बीजीय व्यंजक को वर्ग के रूप में लिखते हैं और दाएं पक्ष को सरल करते हैं। यानी कि इसको तो मैंने लिख दिया, क्या ये क्या बन गया आपका, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और राइट साइड में एलसीएम ले लो तो ये क्या बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। उसके बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 है आपका, अब दोनों तरफ क्या लेना है, वर्गमूल लेना है कि स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने से क्या होगा यहाँ पर, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टेप नंबर 6, अचर पद को दाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करके x का मान ज्ञात करेंगे। अर्थात ये जो आपका b बाई 2a था, इसको कहाँ भेजना है, राइट साइड में भेज दो। राइट साइड में भेजने के बाद ये आ गया और एक ये आ गया, तो एलसीएम ले लिया यहाँ पर, है ना, और ये प्लस माइनस चल ही रहा था तो ये प्लस माइनस आ गया। तो x के ये मान दी गई द्विघात समीकरण क्या होते हैं आपके, अभिष्ट हल यानी कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। जो आपको सॉल्यूशन चाहिए थे वो वाले मिल जाते हैं। नोट क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को द्विघातीय या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तब अल्फा यानी कि पहला मूल तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा मूल बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो कुल मिला के वही बात आ गई हो, तो माइनस बी प्लस माइनस ये अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये प्लस माइनस का मतलब होता है यहाँ पर अल्फा और बीटा दो मूल प्राप्त होते हैं। देखो इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 4 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए क्या जोड़ना होगा। यानी कि इसको क्या बनाना है, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सॉल्यूशन देखना है इसका, दी गई समीकरण क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 4। तो पक्षांतरण करके पहले लेफ्ट साइड में लाए, है ना। क्यों लाए, क्योंकि मुझे इसको कौन सी फॉर्म में लेके आना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। तो ये उसमें आ गया। आने के बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 5, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना होता है 1। तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी समीकरण में 5 से भाग दे देंगे। तो ये 5/5 एक्स स्क्वायर माइनस 8/5 एक्स माइनस 4/5 बराबर 0। 0 में 5 का भाग लगाओगे 0 बचेगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8/5 एक्स माइनस 4/5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना था, ये अचर पद था मेरा क्या माइनस 4/5, इसको कहाँ पहुँचाना था, राइट साइड में, तो ये पहुँचा दिया। उसके बाद x का गुणांक क्या है माइनस 8/5, तो एक दोनों तरफ x के गुणांक के आधे का, तो माइनस 8/5 का आधा कितना होगा आपका माइनस 4/5, ठीक है। तो आधे का वर्ग, अब देखो आधा का मतलब देखो इसने ऐसे ना मान के इसने क्या किया, आधा यानी कि 5 × 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8/10, ठीक है। तो ये 8/10 का होल स्क्वायर दोनों साइड जोड़ा मैंने, तो 8/10 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया, 8/10 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया। फिर क्योंकि x का गुणांक क्या है 8/5 तथा गुणांक का आधा, ये यही बात मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये इसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद इस लेफ्ट साइड को तो मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर, अगर आप ओपन करोगे तो आप इसी स्टेप पे वापस आ जाओगे। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर, ठीक है।
और राइट साइड में जो था 4/5 प्लस 8/10 का होल स्क्वायर, तो इसको खोल दिया तो ये हो जाएगा 64/100। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 144/100। अब इसके बाद 144/100 तो हो ही गया है ना। तो अतः पूर्णवर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों में 8/10 का होल स्क्वायर अर्थात 64/100 क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। यही चीज़ पूछी थी उसने कि दोनों साइड में आप किस राशि को जोड़ोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन वाला था क्या हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल द्विघातीय सूत्र से ज्ञात करो। द्विघातीय सूत्र का मतलब है आपका श्रीधराचार्य जी का सूत्र। देखो दी गई समीकरण क्या है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करना है, तुलना करनी है। तो यहाँ पे क्या है, देखो a के स्थान पर तो क्या है 2, b के स्थान पर -3 और c के स्थान पर -5। द्विघातीय सूत्र लगा दिया। इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो ये क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a, b और c तीनों की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने पुट कर दी, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वर्गमूल में 49, तो ये क्या हो जाएगा 7, तो 3 प्लस माइनस 7, तो 2 रिजल्ट मिलेंगे, एक रिजल्ट प्लस वाले से, एक रिजल्ट माइनस वाले से। तो क्या क्या मिला मुझे, 5/2 और माइनस का 1। तो दी गई समीकरण के मूल क्या है, एक तो है 5/2 और दूसरा क्या है -1। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला 5/2 और -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलें देखो, इसके बाद बात आती है आपके विविक्त कर की। ठीक है, विविक्ति कर नहीं, विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या दे रखा है, देखो द्विघात समीकरण है आपकी x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए एक व्यंजक b² माइनस 4ac क्या कहलाएगा, विविक्ति कर या विविक्त कर कहलाएगा। इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो विविक्ति कर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac हो गया। तो श्रीधराचार्य सूत्र में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a में b² माइनस 4ac को मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल D। तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में d अपॉन 2a। तो चूंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक या अधिकल्पित होता है, तो उससे क्या जाएगा आपका x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या होनी चाहिए, वास्तविक। और यदि d ग्रेटर देन इक्वल 0 अर्थात b² माइनस 4ac, d का वैल्यू क्या है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो b² किससे बड़ा होना चाहिए, 4ac से बड़ा होना चाहिए, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी या बराबर होनी चाहिए 0 से। यहाँ से क्या आ जाएगा, b² बड़ा या बराबर हो किससे, 4ac से। ठीक है, ये है यहाँ तक की बात। के बाद नेक्स्ट है हमारे पास द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, यानी कि आपके द्विघात समीकरण के जो दो मूल निकलेंगे, है ना। जैसे दो मूल मैंने बता दिए अल्फा और बीटा, तो उनकी प्रकृति क्या होगी, है ना, तो उसके बारे में है ये। द्विघात समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रवृत्ति विविक्ति कर डी कैपिटल D इज इक्वल टू b² माइनस 4ac के मान पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी। नंबर फर्स्ट क्या है, यदि d ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल क्या होंगे आपके, वास्तविक और असमान। अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होंगे, मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। यदि d लेस देन 0 होगा तो मूल ही क्या हो जाएंगे आपके, अवास्तविक या इमेजिनरी रूट्स होंगे। नंबर 4 पे क्या है, यदि d ग्रेटर देन 0 है तो कैपिटल D एक पूर्ण वर्ग है, तो मूल क्या होंगे आपके, परिमेय होंगे। और यदि d ग्रेटर देन 0 है और d क्या है आपका, पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। यानी कि एग्जिस्ट तो करेंगे पर कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे, इरेशनल होंगे।
नोट दे रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन ये पूछ लेता है काफ़ी एग्जाम्स में। तो यदि दी गए समीकरण का एक मूल है ना क्या हो, a प्लस आयोटा बी या a प्लस रूट बी हो, तो दूसरा मूल क्रमशः a माइनस आयोटा बी और a माइनस अंडर रूट बी होगा ही होगा। यानी कि जो काल्पनिक मूल, ये वाला तो कैसा है, काल्पनिक मूल, और ये वाला कैसा है आपका, अपरिमेय मूल। ठीक है, ये है आपका काल्पनिक मूल और ये वाला है अपरिमेय मूल। तो जो काल्पनिक मूल होते हैं ना और अपरिमेय मूल होते हैं वो हमेशा कैसे मिलते हैं, जोड़े में। जोड़े का मतलब कैसे, a प्लस माइनस आयोटा बी, यानी कि पहला प्लस है तो दूसरा माइनस वाला, या a प्लस माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, तो ये हमेशा कैसे मिलेंगे, दोनों प्रकार के मूल जोड़े में ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखना। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4, दीघा समीकरण 7x² प्लस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के मूल किस प्रकार के होंगे, यानी कि इसकी प्रकृति पूछी है मूलों की। तो सॉल्यूशन में देखना, यहाँ पर a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 7, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -9। तो लिख दी तीनों वैल्यू। तो यहाँ पे कैपिटल D की वैल्यू निकाली मैंने डिस्क्रिमिनेंट की, तो क्या आएगा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से b² माइनस 4ac से क्या आ जाएगा, यह आएगा आपका 268, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर क्या है आपका d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो मूल क्या होंगे आपके, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपके मूल किस प्रकार के होंगे, अपरिमेय होंगे। अपरिमेय मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम समीकरण के गुणांकों व मूलों में संबंध। समीकरण के गुणांकों व मूलों में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। यानी कि यदि दीघा समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो मूलों का योग क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस इंटू एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। b क्या है आपका, x का गुणांक होता है, और a क्या होता है, x² का गुणांक और मूलों का गुणनफल। यानी कि अगर अल्फा और बीटा दोनों मूल हैं, तो ये होता है आपका c बाई ए, यानी कि अचर पद डिवाइड बाई x² का गुणांक के बराबर। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, अल्फा, देखो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो होगा आपका माइनस बी बाई ए के बराबर, और अल्फ़ा बीटा होगा सी बाई ए के बराबर। ठीक है, ये दोनों मूलों के लिए समीकरण या प्रतिबंध होते हैं। ठीक, उसके बाद दे रखा है इसने कि देखो नेक्स्ट है दीघा समीकरण बनाना, जब क्या दिए हुए हैं आपको, मूल दिए हुए हों, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेहन रूट्स आर गिवन, यानी कि मुझे क्या दे रखे हैं, रूट्स दे रखे हैं। तो यदि दीघा समीकरण के मूल क्या है, अल्फा है और बीटा है, तब दीघा समीकरण क्या आ जाएगी मेरे पास, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दो रेखिक गुणनखंडों के रूप में लिख दिया मैंने। इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसी के वापस गुणनखंड करें तो आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है आपका, मूलों का योगफल, और ये क्या बन गया आपका, मूलों का गुणनफल। ये तो क्या है, योगफल, और ये गुणनफल। तो अर्थात x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट तो वैसे हमेशा इंपॉर्टेंट होते ही है। ठीक है, यदि परिमेय गुणांकों वाली, ठीक है ध्यान से सुनना, परिमेय गुणांकों वाली किसी दीघा समीकरण का एक मूल अपरिमेय है, यानी कि परिमेय गुणांक वाली किसी दीघा समीकरण का एक मूल अपरिमेय है, तो उस समीकरण का दूसरा मूल पहले मूल का क्या होगा, संयुग्मी होगा। अर्थात यदि पहला मूल x प्लस अंडर रूट वाई है,
तो दूसरा मूल आवश्यक रूप से x माइनस अंडर रूट वाई ही होगा। अब ये दोनों मूल कैसे हैं? अपरिमेय हैं। मूल वास्तविक तो हैं पर कैसे हैं? अपरिमेय हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको काल्पनिक मूलों के बारे में बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी भी हमेशा क्या होंगे? पेयर के रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है कि समीकरण 4 बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है? k अपॉन के प्लस 1 और k प्लस 1 अपॉन के प्लस 2 की फॉर्म में है। तो लेमडा का मान क्या होगा? तो ये दोनों इसके क्या है? समीकरण के मूल हैं। ठीक है। तो माना समीकरण क्या है मेरे पास? 4 बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या हैं? ये और ये दिए हुए हैं। तो मैं क्या निकालूंगा? मूलों का योग। देखो ये इस वाले मूल को अगर मैं अल्फ़ा बोलूं और इस वाले को मैं बीटा बोलूं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान क्या आ जाएगा? माइनस बी यानी कि माइनस लेमडा डिवाइड बाई 4। ठीक है। उसके बाद मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा वो क्या होगा? सी बाई ए के बराबर। तो सी बाई ए यानी कि मूलों का गुणनफल। मूल तो ये रहे अल्फा और बीटा, तो इनका तो मैंने यहाँ पे गुणनफल लिख दिया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? सी बाई ए। सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 4, ये लिख दिया। उसके बाद हाँ देखो इसमें यहाँ से के प्लस, नहीं 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 प्लस में है, गुणा ऐसे कटेगा नहीं गलती हो गया। ये ऐसे नहीं कटेगा है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। ठीक है। और k का मान समीकरण 1 में रखा मैंने, तो माइनस लेमडा बाई 4। तो इसी को आप सोल्व करोगे कुल मिलाकर, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 7। तो लेमडा और k की वैल्यू निकाल ली मैंने, है ना। तो लेमडा का मान पूछा था उसने, है ना। तो लेमडा का मान क्या आ जाएगा मेरे पास? 7। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुल मिला के मैंने क्या किया कि दो इक्वेशंस बना ली। उन दोनों इक्वेशन से लेमडा और के का मान हम फाइंड करेंगे, है ना। इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। कुल मिला के सेटिस्फाई करवानी थी कंडीशन को। एग्जाम्पल नंबर 6 देखना। वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 2 माइनस रूट 3 है, तो वो क्या होगी, है ना। तो ये इस तरह की क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन भी चेक हो जाएगी। देखो सबसे पहली बात तो एक मूल 2 माइनस रूट 3 है, तो दूसरा क्या होगा? 2 प्लस रूट 3 होगा। तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो। जोड़ा तो क्या आया? 4। और मूलों का गुणनफल दोनों को गुणा कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या आ जाएगा? 1। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल प्लस इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो समीकरण बनेगी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है। उसके आगे हम चलें तो आता है हमारा कॉन्सेप्ट उभयनिष्ठ मूल यानी कि कॉमन रूट्स का। यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी खैर हो, तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं, है ना। तो एक या दो या तीन क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, या इस टॉपिक में से कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मिक्स्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, यानी कि इसी टॉपिक को किसी दूसरे के साथ मिला के पूछ लेगा। जैसे कि मैट्रिक्स होती है आपने, है ना, तो मैट्रिक्स में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा लेगा। जैसे मैट्रिक्स को सोल्व किया आपने, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। तो उसी से रिलेटेड भी पूछ सकता है। प्योर इसका तो खैर पूछेगा ही सही, एक या दो क्वेश्चन तो जो भी पूछता होगा वो। ठीक है। तो देखना, यदि द्विघात समीकरणों a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का उभयनिष्ठ मूल क्या है? अल्फा। यानी कि ये अल्फा जो है पहली समीकरण का भी मूल है और दूसरी वाली का भी मूल है। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, या b1c2 माइनस b2c1 अपॉन c1a2 माइनस c2a1। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी ट्रिक जैसी बनाई थी, है ना। तो ये किस प्रकार बनाई थी? देखो ए बी बी सी, ए बी और बी सी,
चलो इसको छोड़ो आप, ये मैंने मेरे हिसाब से बनाई थी, तो मैं अभी ध्यान नहीं आ रही मैंने कैसे क्या याद रखा था इसको। लेकिन आपका जो उभयनिष्ठ मूल अगर दो समीकरण दे रखी है और अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी, ठीक है। तो यदि द्विघात समीकरणों a1x² प्लस b1x प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 तथा a2x² प्लस b2x प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल क्या हों, उभयनिष्ठ हों, तो क्या होगा आपका a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। कौन सी कंडीशन में? जब दोनों मूल क्या हो आपके उभयनिष्ठ हों। अगर दोनों के लिए तो ये वाली कंडीशन हो गई, और एक के लिए ये वाली। अब देखो मैंने इसको कैसे बनाया होगा, ए बी बी सी। हाँ देखो, इसी समीकरण को मैंने क्या किया, ए बी, है ना, ए बी, चलो छोड़ो इसको, ये मैंने ट्रिक जैसा इसको याद करने के लिए बनाया था मैंने इसी चीज़ को, है ना। बाकी फॉर्मूला तो जो है आपका यही रहेगा, ठीक है। चाहो आप इसको कैसे भी याद करो, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। मैंने याद करने के हिसाब से, याद रखने के हिसाब से, जैसे यहाँ पे ये ए बी था, यहाँ बी सी था, और ये इन दोनों का क्या था, स्क्वायर हो जाएगा ए सी या सी ए का, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक टाइप से बना लिया था। बाकी चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, कैसे भी रखो, याद रखना है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे निकालनी है अगर एक मूल उभयनिष्ठ है तो, और दोनों उभयनिष्ठ है तो इस वाले फॉर्मूले से, ठीक। इसके बाद इसने दिया है एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। द्विघात समीकरणों x² प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 तथा 16x² प्लस bx प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। ए और बी के मान निकालने हैं, तो दोनों मूल अगर उभयनिष्ठ है तो ये a/16 ये डायरेक्ट कर देंगे, a/16 इज इक्वल टू 4/b इज इक्वल टू 20/40। तो पहले और तीसरे को ले लो, और पहले दूसरे और तीसरे को ले लो, तो ए की वैल्यू तो क्या आ गई 8, और बी की वैल्यू भी क्या आई 8, तो ए की वैल्यू भी 8 और बी की वैल्यू भी 8। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन थी। चलो इसके बाद हम अगर देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या लगा लेते हैं, इम्पोर्टेंट है तो देखो, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल क्या हैं, धनात्मक हैं, ठीक है, तो तब ए व सी के चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे, और बी के चिन्ह के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। ए और सी दोनों या तो पॉजिटिव होंगे और दोनों नेगेटिव होंगे, है ना, और बी के चिन्ह के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यानी कि जो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो बी क्या होगा, नेगेटिव, और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूलों के चिन्ह क्या हो, विपरीत हों, तो a का चिन्ह c के चिन्ह से क्या होता है, विपरीत होगा। यानी कि मूल जो है मेरे अल्फा और बीटा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा, a और c के चिन्ह भी क्या होंगे, विपरीत होंगे। और यदि द्विघात समीकरण के मूल क्या हो, समान परिमाण के तथा विपरीत चिन्ह के हों, ठीक है, जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन चिन्ह क्या हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होगा। यदि x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल क्या हो, परस्पर व्युत्क्रम हो, तो व्युत्क्रम में क्या होगा आपका, c किसके बराबर होगा, a के। यदि मूल क्या है, ऋणात्मक है, तब a कोमा बी कोमा सी कैसे होंगे आपके, समान चिन्ह के होंगे। यदि समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल m अनुपात n यानी कि m रेशियो n के रूप में हो, तब प्रतिबंध एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू एम प्लस एन होगा। यानी कि अगर इस समीकरण के मूल m अनुपात n की फॉर्म में है, तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इसी कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम प्लस एन डिवाइड बाय
m इंटू एन। ठीक है, बस इसको ऐसे लिखने का रीज़न है कि ये याद रखना थोड़ा सा आसान है ना, ऐसे इस फॉर्म के मुकाबले। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं 5। तो यहाँ से इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जिन कैसा होगा, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए उसके गुणांकों की प्रॉपर्टीज, जैसे ये ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से भी ये एग्जाम्पल बना के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद हमारे इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट होता है सममित फलन या सिमेट्रिक फंक्शंस। माना समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू तो क्या होगा आपका माइनस बी बाई ए, तथा अल्फा बीटा क्या होगा सी बाई ए। पता होगा आपको। तो अल्फा और बीटा का एक फलन क्या कहलाएगा, सममित फलन कहलाता है यदि वह फलन क्या रहे, अपरिवर्तित। जब अल्फा व बीटा को परस्पर प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि अल्फा के स्थान पे क्या रख दो बीटा और बीटा के स्थान पर क्या रख दो अल्फा, तब भी क्या है आपका फलन या फंक्शन सेम ही रहे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये भी कैसा है, सममित है। सेकंड है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। थर्ड वाला है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये इसी के हिसाब से लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए हम अल्फा माइनस बीटा, तो ये होता है आपका अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और वर्गमूल में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और ये आ जाएगा अंदर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। लास्ट हमारे पास अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इन सभी 7 फंक्शंस में अगर आप अल्फ़ा के स्थान पर बीटा रख दोगे तब भी इनके इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी सेम ही इक्वेशन जो है आपको प्राप्त होगी जिस भी इक्वेशन में आप ये अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा रखोगे। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 8। यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, तब अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा का मान क्या होगा। देखो समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस क्यू बाई पी, और गुणनफल क्या आएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि आर बाई पी आ गया। अब इसने इसकी वैल्यू पूछी थी तो इसमें मैंने क्या कर लिया, अल्फ़ा बीटा को कॉमन, तो कॉमन लेने से क्या बना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, कहाँ से, इन फॉर्मूला से लिखा। तो उसके बाद मेरे पास क्या बन गया, ये अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा में फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो ये रही और अल्फ़ा बीटा की ये रही, तो ऑल आउट करेंगे तो मुझे क्या मिल गया ये। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये है आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना यहाँ पर टॉपिक 6 का थ्योरी पार्ट कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, यहाँ पर टीजीटी में आपके ज़्यादा डीप नहीं ले जाएगा वो आपको सब्जेक्ट में, जैसे अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ले जाता है। ठीक है, आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है उसमें वो आपसे काफ़ी बड़ा सिलेबस, काफ़ी वाइड सिलेबस जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ में, DSSB की वैकेंसीज़ में, और उसके अलावा आपका जो ये EMRS जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया, EMRS भी, तो इनके सिलेबस में ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन के पार्ट या चैप्टर नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर हैं जैसे ग्रेजुएशन के भी हैं, 11th-12th के भी हैं और 9th-10th के भी हैं। जैसे अभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं तो ये वाला आपका 11th क्लास का चैप्टर है शायद। ठीक है ना, तो
पर इनका सिलेबस लेंथी नहीं होता, जबकि अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो काफ़ी बड़ा और वाइड सिलेबस है, जिसके आपको जीके भी काफ़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ रही है, और यहाँ पर उतना ज़्यादा लोड नहीं होता, ठीक है ना, उतना ज़्यादा मतलब जनरल अवेयरनेस वगैरह होती है, और उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो होते जो होते ही है बाकी, पर उसके हिसाब से आरपीएससी के पेपर के हिसाब से तो काफ़ी कम सिलेबस होता है इसका, ठीक है ना। तो इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कराएंगे आपके इसी टॉपिक नंबर 6 के, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस।